गरम पिज्जा ले लो, वेज पिज्जा, चीज पिज्जा ले लो। बहुत दिनों से रूपा का पिज्जा का धंधा कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। ग्राहक उसके ठेले के पास से गुजरते थे, लेकिन पिज्जा खरीदने के लिए नहीं रुकते थे। तभी वहाँ रूपा के पिता की उम्र का किशोरी लाल आया। किशोरी लाल सीटी बजाते हुए, अरे वाह, आज तो लगता है मेरी नसीब बहुत जोरों पर है। सुबह सुबह चिकनी चमेली के दर्शन हो गए। मेरा रास्ता छोड़िए। अरे रास्ता छोड़े मेरे दुश्मन। हम दोनों के तो रास्ते जल्दी ही एक होने वाले हैं और तुम बोल रही हो कि रास्ता छोड़ दो। ये ठीक नहीं है डार्लिंग। अच्छा, तुम्हें डार्लिंग कहूंगा तो चलेगा ना? वो क्या है ना, मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियां को डार्लिंग, जानू बच्चा, ऐसे सब सुनना अच्छा लगता है। तुम बताओ मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी भी नाम से पुकारने की, जाने दीजिए मुझे। रूपा रास्ता बदलकर जाने लगी। तभी किशोरी लाल ने रूपा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अपनी बेटी की उम्र की लड़की का हाथ पकड़ने में शर्म नहीं आती तुम्हें किशोरी लाल? किशोरी लाल नहीं, सुनिए जी कहकर बुलाओ मुझे। और मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। शादी होने वाली है हमारी। तुम्हारी उस जुआरी बाप ने मुझसे कर्जा लिया था। कर्जा नहीं चुका पाया, इसलिए अपना घर उसने मेरे नाम पर दिया। ये तो मेरी रहमत समझो कि मैंने तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला। ये करके भी वो रुका नहीं, फिर से जुआ खेलने के लिए मुझसे पैसे लिए और कहा कि अगर पैसे नहीं चुका पाया तो मेरी बेटी से शादी कर लेना। अब एक तो तुम्हारे बाप को कहो कि मेरे पैसे लौटाए, नहीं तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। रूपा मायूस होकर घर चली आई। उसने अपनी माँ भारती को रोते हुए सब बात बता दी। तभी रूपा के पिता, अरे सही तो कह रहे थे सेठ, तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं कि इतने अमीर आदमी से तुम्हारी शादी होगी। नहीं बापू, मैं इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और माँ, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी पिज्जा का ठेला लेकर। रूपा अंदर जाकर रोने लगी। अगले दिन से भारती पिज्जा बेचने जाने लगी। कुछ दिन हो गए, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत थी उतना धंधा नहीं हो रहा था। भारती बहुत परेशान हो गई थी। दिन भर पूरे गांव में घूमने के बाद रात को भारती घर जा रही थी। वो एक जगह पर बैठ गई। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हमारी। इतनी मेहनत करके भी पैसे हाथ में नहीं आते। पति है जिसे जुआ खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। एक लौती बेटी है, इतनी रूपवती है, लेकिन उसके पीछे वो किशोरी लाल पड़ा है। मेरी बेटी को उस किशोरी लाल के चंगुल से कैसे बचाऊं? पता नहीं ये पिज्जा का धंधा क्यों चल रहा है। अगर पैसे नहीं मिले तो क्या करूंगी? भारती अपने आप से बात कर रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आकर बैठ गई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं अम्मा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि क्या कहूं। भारती ने अपनी राम कहानी बूढ़ी अम्मा को बताई। बेटा ये लो, कल से तुम ये मसाला डालकर पिज्जा बनाना। देखना, इस जादुई मसाले से जो पिज्जा बनेगा उसका स्वाद के चर्चे दूर दूर तक होंगे। जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भारती को वो मसाला देकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। अगले दिन भारती ने उस जादुई मसाले से पिज्जा बनाया। अरे वाह माँ, आज तो पिज्जा की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं एक खाकर देखूं? वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। कैसे बनाया तुमने ये? इसमें कुछ अलग डाला है क्या तुमने? हाँ, कल रात को ये थक कर उस पुराने खंडर के पास बैठी थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई थी। मैं बहुत परेशान होकर रो रही थी। तभी उन्होंने मुझे मेरे रोने का कारण पूछा। जब मैंने उन्हें हमारे बारे में सब सच बताया, तब उन्होंने मुझे ये मसाला दिया और कहा कि इसमें पिज्जा में डालकर पिज्जा बनाऊंगी तो पिज्जा का स्वाद बढ़ जाएगा। वही मसाला मैं डाला है अभी इसमें। क्या? उस खंडर के पास? माँ, तुम्हें पता नहीं वहाँ क्या है? तुम इतनी डर क्यों रही हो?
ऐसा क्या है वहाँ पर? अरे माँ, कहते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी का भूत रहता है। तुम्हें जो बूढ़ी अम्मा मिली थी, कहीं वो वही भूत तो नहीं थी? ये क्या बोल रही हो तुम बेटा? कल मेरी मुलाकात एक भूत से हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। लेकिन माँ, ये तो सोचो कि कोई सामान्य औरत तुम्हें जादुई मसाला कैसे देगी? हो ना हो वो जरूर कोई भूत ही होगी। अब वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके इस मसाले की वजह से हमारे पिज्जा की बिक्री बढ़ गई तो अच्छी ही है ना। सोचो, हम उस किशोरी लाल के सारे पैसे चुका देंगे तो उसे तुम्हारा पीछा छोड़ना होगा। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ एक बात याद रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो कि हमें किसी भूतनी ने जादुई मसाला दिया था। भारती अपना ठेला लेकर निकल पड़ी। जादुई पिज्जा की महक पूरे गांव में फैल रही थी। अरे भारती, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तुम्हारे ठेले से। जरा एक दो पिज्जा खिलाओ तो। भारती ने लालचंद को गर्मा गर्म पिज्जा सॉस के साथ दिया। लालचंद पिज्जा खाने लगा। अरे वाह, क्या स्वाद है! वाह वाह, मजा आ गया। भारती, क्या खूब पिज्जा बनाया है आज तुमने, सच में दिल खुश हो गया। वैसे तो मुझे ये पिज्जा कुछ खास पसंद नहीं है। ये तो सारे नए जमाने के चोचले हैं, लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा जी मचल गया। ओह, ये लो पैसे, और एक काम करो, 4 पिज्जा पैक करके देना, घर पर ले जाता हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आया। लालचंद की आवाज सुनकर कुछ और लोग वहां आ गए और पिज्जा खरीदने लगे। भारती बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि आज उसकी बोनी ही एकदम बढ़िया हो गई थी। कुछ देर के बाद भारती गांव से होकर कॉलेज पर चली गई। कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने पिज्जा खरीदा। दोपहर तक सारे पिज्जा खत्म हो गए। भारती घर आ गई। माँ, इतनी जल्दी आ गई आज? अरे पूछो ही मत, आज तो गजब हो गया। सच में उस मसाले ने तो कमाल कर दिया। जब मैं यहाँ से निकली, थोड़ी दूर पर लालचंद सेठ मिल गए। पिज्जा की खुशबू से गीचे चले आए। 2-3 पिज्जा खा लिए उन्होंने और 4 पैक करके घर ले गए। इतनी तारीफ कर रहे थे पिज्जा की कि क्या ही बताऊं। उनकी आवाज सुनकर कुछ और गांव वाले आए और उन्होंने भी पिज्जा खरीद लिया। आज तो बहुत अच्छी बोनी हो गई थी। फिर मैं कॉलेज पर चली गई। वहाँ भी बच्चों की खाने की छुट्टी हुई थी। क्या कहते हैं उसे? हाँ, रिसेस। बहुत से बच्चे बाहर आए और पिज्जा लेकर चले गए। सारे पिज्जा खत्म हो गए। अरे वाह, मतलब भूतनी ने दिए हुए मसाले ने आपका काम कर दिया। माँ, अगर रोज ऐसे ही पिज्जा की बिक्री होने लगी तो बहुत जल्द हम सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। एक दिन, रूपा, मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर को घर आ जाती हूँ। बाद में पूरा टाइम मैं खाली बैठ रहती हूँ, तो क्यों न शाम के समय भी पिज्जा का ठेला लगाना शुरू कर दूँ। लेकिन माँ, तुम कितना काम करती हो? शाम को भी काम करोगी तो थक नहीं जाओगी? थक तो जाऊंगी, लेकिन सोचो, मुनाफा भी तो दुगना हो जाएगा। अगले दिन से भारती शाम के समय भी जादुई पिज्जा का ठेला लगाने लगी। उसे दुगना मुनाफा होने लगा। कुछ दिनों में भारती के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। एक दिन वो कर्ज के सारे पैसे लेकर किशोरी लाल के कोठी पर चली गई। आओ आओ भारती, आज सुबह सुबह मेरी कोठी पर। लगता है शादी की बात करने आई हो। किशोरी लाल, मैं पागल नहीं हूँ जो मेरी रूपवती बेटी का हाथ उसके बाप की उम्र के आदमी के हाथ में दे दूं। बिल्कुल, तुम पर ही गई है तुम्हारी बेटी। कुछ दिन पहले वो भी यही कह रही थी, लेकिन शायद तुम दोनों को अभी तक समझ नहीं आया है कि रमेश ने ही मुझसे वादा किया है कि अगर उसने लिए हुए कर्जे को वो चुका नहीं पाया तो वो रूपा का हाथ मेरे हाथ में दे देगा, और तुम लोग तो मुझे पैसे वापस करने से रहे। तो तुम्हारे पास चारा ही क्या है? अपने सपनों से बाहर आओ किशोरी लाल। कहीं ये कांच का सपना टूट गया तो उस टूटी हुई कांच के टुकड़े आँखों में चुभ जाएंगे और आँखों से खून बहने लगेगा। ये लो, मैं पैसे लेकर आई हूँ। तुम्हारा सारा कर्जा सूद समेत लौटा रही हूँ। क्या? कैसे? वो भी इतने सारे पैसे आए कैसे तुम्हारे पास? ये ले तेरे पैसे, और आगे से मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत मत करना। और हाँ,
मेरी बेटी को आंख उठाकर भी मत देखना आज के बाद। भारती किशोरीलाल के कोठी से चली गई। किशोरीलाल अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने लगा। कुछ दिनों के बाद भारती को कॉलेज के कैंटीन में पिज्जा बनाने का काम मिल गया। उसने अब पिज्जा का ढाबा शुरू कर दिया था। दोपहर में भारती कॉलेज के कैंटीन में काम करती थी और शाम को रूपा के साथ मिलकर अपना पिज्जा ढाबा चलाती थी। एक दिन किशोरीलाल के कोठी पर, पापा आप ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, कुछ दिनों से शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया है। क्या? तो अब आप क्या करेंगे? आप अब क्या, जितना भी पैसा बचा है उसे भी लगा देता हूँ। अगर 2 दिनों में शेयर्स ऊपर चले गए तो डूबे हुए सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर नहीं गए तो? शुभ शुभ बोल कल हुई। एक तो मैं पहले ही इतने टेंशन में हूँ और तू ऐसी बातें कर रही है। जा अब यहाँ से। 3 दिन बीत गए लेकिन शेयर मार्केट ऊपर नहीं आया। किशोरीलाल के बचे खुचे पैसे भी डूब गए। उसे अपनी कोठी भी बेचनी पड़ी। अब किशोरीलाल रास्ते पर आ गया था। किशोरीलाल को लॉस से इतना धक्का लगा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। घर की जिम्मेदारी अब शीतल पर आ गई। गांव में ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में दोनों रहने लगे। 3 महीने के बाद, पापा ये लीजिए, दवाई पी लीजिए। बेटा, दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पापा मैं एक जगह करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उसी में दवाई लेकर आई हूँ। और पापा मैंने इस घर का किराया भी दे दिया है और खाने के लिए राशन भी भर दिया है। अब आप सो जाइए, मुझे काम पर जाना है। ये सब उस भारती की वजह से हुआ है। जिस दिन से वो आकर मुझे खरी खोटी सुना कर गई, उसकी बेटी भी हाथ से चली गई। मैं छोड़ूंगा नहीं उस भारती को। पापा अब तो समझिए, इसमें भारती चाची की कोई गलती नहीं है। रूपा मेरी उम्र की है। उसके साथ शादी की बात करने के बारे में सोचते हुए आपको ही शर्म आनी चाहिए थी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो? मुझे बहुत दया आ रही है उन पर। दया तो उन्होंने हम पर दिखाई है पापा। मैंने आज तक आपको बताया नहीं, लेकिन हमारा घर जो चल रहा है ना, वो उनकी वजह से है। मैं भारती चाची के ढाबे पर ही काम करती हूँ। क्या सच? हाँ पापा, आपने उनके साथ इतना बुरा किया, उनका घर ले लिया, फिर भी उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें सहारा दिया है। किशोरीलाल शीतल की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने भारती को घर बुलाकर माफी मांगी। रूपा से बदतमीजी करने के लिए रूपा से भी माफी मांगी। शीतल भारती के साथ काम करते हुए पैसे कमाने लगी और धीरे धीरे उनकी भी जिंदगी सुधर गई।